क्या लगता है ये वाला टेस्ट मैच किधर को जाने वाला है? क्योंकि लास्ट मैच में मैंने आपसे कहा था कि 250 अगर होता है तो मुश्किल हो जाएगा। आपने कहा था 250 छोड़ें, जैसे ही 200 क्रॉस हो जाएगा ना तो इनके लिए खासी मुश्किल हुई, और वही हुआ कि 220 भी हमारे लिए एक पहाड़ जैसा हदफ रहा। इस पर सर क्या कहेंगे? जी हमजा भाई, इस तरह होता है कि ये अगर हम इस विकेट को देखें तो इसकी जो पास्ट हिस्ट्री है वो ये है कि 167 फॉर द लास्ट जो होती है इसकी इनिंग, उसमें 167 की एवरेज है। तो आप अपने लिए 150 से ऊपर का टारगेट मत सोचिए। जो हमारी पोजीशन है, और खास तौर पे बड़ी नटोरियस है फॉर द फोर्थ इनिंग, ये जो पोर्ट ऑफ स्पेन है। अच्छा। बेसिकली पोर्ट ऑफ स्पेन जो है वो बड़ी मशहूर है उनकी कि सबसे ज्यादा मैचेस भी वेस्ट इंडीज ने यहीं पे खेले हैं। तो ये बड़ा ही अहम है कि आपको अब 60 रन की लीड है, आपने 40, 45, 50 रन से पहले इनको आउट करना है। 150 विल बी अ टफ आस्क एट दिस ट्रैक ना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त जिस तरह साजिद की बॉल घूम रही है, जिस तरह साजिद उन्हें तंग कर रहा है, तो आप ये ज़हन में रखिए कि उनकी बैटिंग हमसे बेहतर है टेक्निकली। तो हमने ये किया है कि ये एक बड़ी अच्छी अब्दुल्ला शफीक ने जो इनिंग खेली है, दैट इज अ मार्वलस इनिंग, जो एक टेस्ट का स्टैंडर्ड है, जिस मिडल कर रहा था, बैट एंड पैड टुगेदर, बुकिश क्रिकेट जो होती है, जो होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस तरह PSL में बाबर आजम को सपोर्ट मिली थी मेंडेस की, दैट्स सेम आपने एक एंड से जिस तरह अब्दुल्ला शफीक को देखा, तो बाबर को जब एक अच्छा पार्टनर साथ मिलता है तो बाबर भी स्कोर करता है। तो इसमें अब्दुल्ला शफीक का बहुत बड़ा हाथ है। रिप्लेसमेंट की आपने बात की, बड़ी अच्छी। आप देखिए सेंचुरियन को उसने मतलब रिप्लेस किया था तो सेंचुरी उसने भी दे दी। हमें शान की कमी इस इनिंग में महसूस नहीं हुई। अदरवाइज जाहिर है उसने 100 किया हुआ था तो हमें बड़ी परेशानी बनती अगर कोई परफॉर्म ना कर पाता। तो 49 ईयर्स के बाद हमने वेस्ट इंडीज में 150 किया, जिससे पहले 1977 में माजिद खान ने किया था। अच्छा। तो ये आप देख लीजिए कि ये उनकी फॉर्म अच्छी रही है, और हमें 100-125 की लीड लेनी चाहिए थी। बहरहाल हमने हमेशा एक हमारी ट्रेडिशन रही है। आपके थोड़ा सा मैं बताता जाऊं सुनने वालों को कि हमारा जो टेल है ना, उसकी जो एवरेज है लेस देन 10 है। मतलब एवरेज पर प्लेयर जो है वो 10 से कम की है, और जब हम टेल को आउट करने जाते हैं तो वो 26-27 है। तो वो यानी हमसे टेल आउट होती नहीं है और हमारी टेल बड़ी आसानी से आउट होती है। तो ये ज़हन में हमें जरूर रखना चाहिए कि हम कम से कम 150 से बाई ऑल मीन्स कम रखें। 150 मतलब वो क्या कहते हैं, दांतों में से पसीना आ जाएगा 150 करते हुए। ये बिल्कुल ऐसी सूरत हाल हो सकती है, और पाकिस्तानी बैटिंग चाहे 150 से छोड़े 100 भी हो ना, तो कोलैप्स करने पे आए तो एकदम से लाइन लग जाती। जैसे कल बाबर के आउट होने के बाद अगर ये साजिद 30 रन की इनिंग्स ना खेलता तो हम तो गए थे, क्योंकि उसके बाद जफर ने एक किया, सलमान अली आगा 0 पे आउट हो गए, रिजवान जनाब 18 पे आउट हो गए, उसके बाद 30 साजिद के हैं, 10 जो हैं वो उस्मान ने किए, उबैद भी 0, अली भी 0। तो अली साहब हुजूर, यही अगर कंडीशन रही तो जिस तरह से अभी मोहसिन साहब कह रहे हैं 150 के अंडर करना पड़ेगा, तो ये कंडीशन तो लगता है मुझे अभी अगर 60 की इनिंग है ना तो फौरी तौर पर ये हैट्रिक हो जाए अगले ओवर में तो हमारी बचत हो सकती है। जी बिल्कुल, ऐसे अगर आप उनकी वेस्ट इंडीज की पहले इनिंग उठा के देखें तो उसमें ग्रीव और किंग ने जो है उनके हाईएस्ट स्कोरर हैं, और अभी वो लोग बचे हुए हैं। वो एक ग्रीव जो है अभी खड़े हैं, इसके बाद किंग ने आना है, और फिर शमार जोसेफ। और ये तीनों ऐसे प्लेयर हैं कि जो आपको पता है कि यार ये खेलने वाले प्लेयर हैं और ये रन करते हैं। और पिछली अगर पहले टेस्ट भी उठा के देख लें तो इन्होंने रन किए हैं। जैसे अभी बात भी कर रहे थे सर कि इसमें हमारी जो टेल एंडर हैं वो इतने बेहतर नहीं खेलते, जबकि उनको बेहतर खेलना चाहिए। 0 पे आउट होना तो कोई लॉजिक ही नहीं है। मतलब आप इतने अरसे से एक टेस्ट प्लेयर है, वो 0 पे आउट हो जाए, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। जबकि दूसरी तरफ आप देखें, अगर हम इसको रिसेंट पास में भी कंपेयर करें, वसीम अकरम थे, आप बेहतर खेल लेते थे। इसी के अलावा बाकी इमरान खान जो बाद में आते थे या बॉलिंग भी करते थे, तो वो एक अभी भी अगर हम उनकी लिस्ट उठा के लाएंगे, इसी तरह अगर हम इनकी, ये बड़ा अजीब सा है। और दूसरी बात यह है कि अभी भी जैसे हम लास्ट शो में हमने बात की थी कि पाकिस्तान को मैक्सिमम जो थी वो लीड लेनी चाहिए थी, जो कि नहीं ली। हमेशा हम इजी होते हैं 5 आउट करके या 6 आउट करके, हमें लगा कि जो 4-5 प्लेयर्स हैं
ये आके हमें मुश्किल में डाल देते हैं। तो मामला वो है कि एक तरफ आपके प्लेयर्स एक ओवर में 3 आउट हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ आप 6 आउट करके ऐसे रिलैक्स होते हैं कि जैसे आपने मैच विन कर लिया है। तो अभी भी इनको चाहिए कि आपने रिलैक्स नहीं होना, 6 आउट हैं और आपके वो प्लेयर बचे हुए हैं जिन्होंने पहली इनिंग में रन किए हैं। आपको फोकस रह के उनको जल्दी से जल्दी आउट करना है। और 150 सही कह रहे हैं कि 150 भी मुश्किल होगा, क्योंकि बॉल लो रह रहा है, स्पिन को सपोर्ट मिल रही है। और जबकि आपने देखा पहली इनिंग में भी कि हमारे जो शुरू के जो प्लेयर्स थे उन्होंने खेला, पर जैसे ही वो आउट हुए तो वही टिपिकल पाकिस्तानी बैटिंग ट्रैक की तरह वो लाइन लग गई। तो हमें चाहिए कि हम एक स्ट्रेटेजी और प्लान के साथ रहें, ये नहीं कि अब इजी हो गए। अभी सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम डोमिनेट कर रही है और आप जैसे ही दूसरी इनिंग में जाएं तो कोलैप्स कर जाएं। इसका एक स्टेट मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान की पहली इनिंग में 50 रन में पाकिस्तान का स्टेट ऐसा है कि मतलब टॉप टीम में, मतलब वो टॉप टीम मतलब नंबर 1 टीम में आता है कि पाकिस्तान ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। जबकि उसी को जब आप उन 50 ओवर के बाद डालें तो वो लोएस्ट है। तो मतलब इससे अगर आप कंपेयर करें तो हमारे लिए बड़ा अलार्मिंग है। और हम पहली इनिंग बहुत बेहतर खेलते हैं। बेहतर क्यों खेलते हैं कि फोकस्ड होता है और पता होता है कि यार ये। दूसरा फिर बात जो हम हमेशा से करते हैं, हमारे बच्चों का स्टेमिना इतना बेहतर नहीं है या हमारे प्लेयर्स इतने फोकस्ड नहीं है, इतने वेल ग्रूम नहीं है, वो दूसरी इनिंग में वो बिल्कुल ही डाउन होते हैं और उनका फोकस नहीं होता और आगे यूं लाइन लगती है कि मैच बचाना तक मुश्किल हो जाता है। तो हमें इस वक्त इनको मिनिमम रन पे कंटेन करना चाहिए और आगे जैसे ही है और मैक्सिमम रन बनाए। अगर तो वो रोकेंगे तो हमारे लिए 150 या 200 रन का टारगेट भी बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी। अच्छा मोहसिन साहब, हुजूर विकेट रीडिंग की अगर बात की जाए, पिच को आप समझते हैं इस दफ़ा सही रीड किया? साजिद खान की शमूलियत जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे ये स्पिन के लिए फ्रेंडली हो सके, क्योंकि अली उस्मान ने 2 आउट किए, साजिद ने 4 आउट किए, पहली इनिंग में भी इसी तरह से थे, साजिद ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो कहीं ना कहीं कुछ इंप्रूवमेंट आई नजर आती है आपको हमारी पिच रीडिंग में? जी, पिच रीडिंग क्योंकि हिस्टोरिकली ये पिच इस तरह होती है कि डे 1 एंड डे 2 ये बाउंस भी देती है, फास्ट बॉलर को मदद देती है। तीसरे चौथे दिन में जिस वक्त इस पे वेरेंटेरियन शुरू होती है तो फिर ये अपना अच्छा, इसकी जो पोर्ट ऑफ स्पेन का एक बड़ा दिलचस्प स्टैट ये है कि पहली इनिंग से दूसरी में रन ज्यादा बनते हैं और उसके बाद जो आखिरी विकेट आखिरी इनिंग्स है उसमें बहुत ज्यादा वो हो जाता है। इसमें वेस्ट इंडीज ने एक स्पिनर कम खिलाया है, वो इसको मिसरीड कर गए हैं। पाकिस्तान ने अपने दोनों स्पिनर खिलाए हैं जो अवेलेबल थे और उस वक्त हालांकि अली उस्मान की जगह कोई बेहतर होता ना जो टर्न करता, जिस तरह का आपके पास नुमान है या कोई थोड़ा सा टर्न करने वाला, ये जो अली उस्मान है वो साजिद का साथ नहीं दे पा रहा। वो सॉर्ट ऑफ बॉलिंग कर रहा है जैसे आप व्हाइट बॉल को करते हैं, मिडल में करना, तेज तेज मारना, जिस तरह रन कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। टेस्ट की बॉलिंग होती थोड़ा लूप देना होता है, एयर में तेज बॉल करनी होती है ताकि वो घूमे, जो साजिद कर रहा है। तो ये वो अली उस्मान अभी उतना साथ नहीं दे पा रहा, बहरहाल उसने 2 आउट कर लिए हैं। तो ये पिच रीडिंग इस दफा मैं समझ बड़ी अरसे बाद, क्योंकि माइक हैसन साथ नहीं थे ना, तो बेहतर हो गया कि वो पिच रीडिंग होगी। अगर माइक हैसन होता तो उसकी मुख्तलिफ लॉजिक होनी थी। तो ये सरफराज को क्रेडिट जाता है, सरफराज का एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आया। बिल्कुल, ये दोबारा से ज़रा कॉल अब बहाल करते हैं। अली तनोली साहब, सरफराज को फिर यहाँ क्रेडिट देना चाहिए, हेड कोच हैं, विकेट पर गए, उन्होंने देखा, उसको रीड किया और फिर बाबर आजम के साथ मशावरत के बाद ये सारी चीज़ें उन्होंने फैसला किया। तो कहीं ना कहीं फिर आप सरफराज को क्रेडिट जाना चाहिए। बिल्कुल सरफराज का क्रेडिट बनता है। जैसे कि वो पहली इनिंग में भी कह रहे थे कि हाँ, हमने पिच को जो है वो बेहतर रीड किया था और जो दूसरी इनिंग है उसमें हमने थोड़ा सा क्योंकि बहुत हल्का खेला और बिल्कुल हम जैसे हम दूसरी इनिंग में एज यूजुअल पाकिस्तानी टीम की तरह खेले। इसमें बिल्कुल सरफराज का क्रेडिट बनता है और उसके साथ आपको बाबर आजम की कैप्टनसी को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने जो बॉलिंग चेंज है वो बहुत बेहतर किया। पिच रीड के साथ साथ उन्होंने जो स्पिन है उसको बेहतर इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि यहाँ पे पिच को सपोर्ट मिल रही है, स्पिनर को सपोर्ट मिल रही है, बॉल लो रह रहा है। और ये सर बात भी ठीक कर रहे थे कि हमें जो अली उस्मान है वो बिल्कुल ये अच्छी मैं समझता हूँ ये अच्छी स्ट्रेटेजी है कि विकेट टू विकेट रखें तो आपको विकेट मिलती भी है। जबकि साजिद जो है वो बहुत सेंसिबल है, मतलब मैं कहता हूँ वो एज अ वॉरियर है। हमें इस तरह के प्लेयर्स को सिलेक्ट करना चाहिए कि जो आपको बैटिंग में भी उसी तरह की आपको टैलेंट है, वो आपको रन बना के देता है और इन्वॉल्व होता है। मतलब आपको ऐसे प्लेयर चाहिए कि वो ऐसे नहीं है कि आके वो बिल्कुल ही बैटिंग जब आए तो वो खत्म हो जाए कि बोले यार ये हमारा तो काम नहीं है। बॉलिंग में भी आप उनके एग्रेशन देखें
तो वो लगता है कि यार वो बंदा विकेट लेने की उसमें हंगर है, तो ये एक अच्छा साइन है। इसी तरह हमें अपने बाकी प्लेयर्स को भी यूटिलाइज करना चाहिए, और इसका ये जो हंगर है वो बैटिंग ऑर्डर को भी सिखाना चाहिए कि जो सलमान अली आगा हैं वो इतने अरसे से पता नहीं क्या कर रहे हैं, सीधी बॉल पे वो एक बंदा, उसको पता भी है बॉल अंदर आ रहा है, एलबीडब्ल्यू होके जा रहे हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान है, उनकी परफॉर्मेंस अगर आप इतने अरसे से उठा के देखें, हम ये हमेशा भी बात करते हैं हमारा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है। आप मतलब आप शुरू में आपके ओपनर भी खेल जाते हैं, आपका थोड़ा सा वन डाउन आ जाता है, बेहतर करता है, जैसे वो आउट होते हैं तो आपकी लाइन लग जाती है। तो जब तक ये मिडिल ऑर्डर को आप स्ट्रांग नहीं करेंगे तो आप एक अच्छी टीम नहीं बन सकते। वो ऐसे ही होगा कि आपके शुरू के अगर वो प्लेयर खेल गए तो खेल गए, और वो कितने खेलेंगे, वो मैक्सिमम आपको 150-200 रन की पार्टनरशिप देंगे, और उसके बाद अगर इस तरह लाइन लगती रही तो फिर तो हमारे लिए सीखना वो और ही मुश्किल है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ये जो हंगर वाली एक चीज है उसको सामने रखें, प्लेयर का वो बंदा सिलेक्ट करें कि जो नजर भी आए कि यार उसमें पोटेंशियल है और वो जीतने की उसमें चाहत भी है।